हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का चैप्टर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। ओके, इसकी हमारी एक्सरसाइज 1.2 चल रही है। इसके 2 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास ये कुछ इंटीजर्स गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पार्ट हैं इसके अंदर। हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास जो इंटीजर्स गिवन है वो हैं 12, 15 और 21। सबसे पहले इनके हमें फैक्टर्स करने होंगे। तो हम जब 12 के फैक्टर करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 2, 6, 2, 3 और फिर 3 से। ऐसे ही जब मैं 15 के करूँगी तो मेरे पास आएगा 3, 5, 5 और 1। ऐसे ही जब मैं 21 के करूँगी तो देखो 3, 7 और ये फैक्टर्स आ गए हैं। हम लिख लेते हैं। 12 के क्या क्या फैक्टर आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के क्या आए हैं, 3 इंटू 5। एंड 21 के क्या फैक्टर्स हैं, 3 इंटू 7। अब हमें एक एचसीएफ निकालना है और एक एलसीएम। एचसीएफ में हमें जो तीनों का निकालना है एक साथ, ठीक है। तो एचसीएफ में हम वो लेते हैं जो तीनों में कॉमन होता है। 2 हो तो दोनों में कॉमन, यहाँ हमें 3 का निकालना है तो तीनों में कॉमन देखेंगे। तो यहाँ देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमारा जो एचसीएफ है वो एक तो 3 हो गया। क्या 3 के अलावा कोई चीज कॉमन है जो तीनों में हो, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका एचसीएफ जो है वो 3 हो जाएगा। एलसीएम में मैं आपको बार बार बता रही हूँ, एलसीएम में जो हमारा कॉमन होता है वो एक बार, जैसे यहाँ से 3 हो गया, ये 3, ये 3, तीनों में से कॉमन था, ये मैंने एक बार लिख दिया। बाकी रिमेनिंग पार्ट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हम लिखेंगे। तो देखो यहाँ क्या बचे, 3 के अलावा 2, 2 लिख दिया मैंने। यहाँ 3 के अलावा एक 5 था और 21 के फैक्टर्स में 3 के अलावा एक 7 था, ठीक है। इनको सोल्व कर लो। देखो 3, 6, 60 एंड ये 7, 4, 20। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका एलसीएम। ये एचसीएफ आ गया, ये एलसीएम। यही 2 चीजें इसमें फाइंड आउट करनी थी। चलते हैं थर्ड के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में जो इंटीजर्स गिवन है वो है 17, 23, 29। आप जब तीनों को फैक्टराइज करोगे, देखो 17 क्या किसी के टेबल में आता है, नहीं। 17 के अलावा किसी के टेबल में नहीं आता। सिमिलरली 23 एंड सिमिलरली 29। तो जब हम इसके जैसे मान लो ऐसे करने की बजाय हमें ये दिख रहा है साफ साफ, तो हम 17 को कैसे लिख सकते हैं, 17 इंटू 1 सिर्फ। 23 को कैसे लिखेंगे, 23 इंटू 1। और 29 को कैसे लिखेंगे, 29 इंटू 1। ओके, एचसीएफ जब हम लिखेंगे, मैंने बताया था जो सब में कॉमन हो, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। वरना हमें दिख रहा है तीनों में जो कॉमन है वो तो 1 ही है, यानी कि 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो तीनों में है, ठीक है। तो एचसीएफ तो हो गया 1। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है वो एक बार, मान लो 1 मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर रिमेनिंग पार्ट 17 इंटू में 23 और इंटू में 29, यही होगा ना। तीनों की आप मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आया है, ठीक है। मैंने कल भी बताया था आपको मल्टीप्लाई करके देखनी है। मैं खुद इनकी मल्टीप्लाई करके तब आपको ये रिजल्ट बता रही हूँ, ठीक है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके जो मिस्टेक होने के चांसेस हैं वो मिनिमम होंगे। ओके, तो ये हमारा एचसीएफ आ गया है, ये एलसीएम। अब करते हैं थर्ड का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो गिवन इंटीजर्स हैं वो हैं 8, 9 एंड 25। फैक्टराइज करो। 8 के फैक्टर्स 2, 4, 2 फिर 1। ऐसे ही 9 के 3, फिर 25 से। ओके,
अभी हम इसके फैक्टर्स को लिखेंगे। 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के फैक्टर्स 3 इंटू 3 एंड 25 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं 5 इंटू 5। ये हो गए इनके फैक्टर्स। ओके, अब आप देखो क्या तीनों में कुछ कॉमन है? नहीं है ना। तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं होगा, जैसे ये 1 है, हम अगर यहाँ लिख दूँ तो आपको साफ साफ दिख जाएगा 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF तो हो जाएगा 1, ठीक है ना। और LCM क्या होगा? जो कॉमन है वो एक बार, बाकी रिमेनिंग सारा। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा, 3 इंटू 3 9 आएगा एंड 5 इंटू 5 25 आएगा। जब मैं इनको सोल्व करती हूँ तो कितना आएगा मेरे पास? ठीक है, 1800। ये हमारा इसका LCM हो गया है। ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है गिवन दैट HCF जो 306 और 657, ठीक है, इन दोनों का HCF हमारे पास 9 गिवन है। हमें फाइंड करना है LCM इन्हीं दो नंबर्स का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमने लिखा HCF इन दो नंबर्स का ये है। ओके, तो जब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कोई भी दो नंबर हैं, जैसे यहाँ मेरे पास ये दो नंबर हैं, तो इन दो नंबर का प्रोडक्ट हमने लिखा था प्रोडक्ट ऑफ, जैसे यही नंबर लिख लेती हूँ 306 एंड ये किसके इक्वल होता है? LCM इंटू में HCF। किन दो नंबर्स का? इन्हीं दो नंबर्स के LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, आपको याद रखना है। इसी का हम यूज यहाँ करेंगे क्योंकि यहाँ हमें LCM ही फाइंड आउट ये निकालना है हमने इन्हीं दो नंबर्स का। हम देखो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इन्हीं दो नंबर्स को फैक्टराइज करो, फिर उनकी हेल्प से LCM निकालो। आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाए। ठीक है, तो अब आप देखो नंबर्स हमारे पास हैं। अगर मैं इन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट देखो LCM इंटू HCF, LCM तो मुझे पता नहीं, HCF कितना है 9 गिवन है, वो किसके इक्वल होगा? दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, यानी कि 306 और 657 की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, यही है ना। तो अगर मुझे LCM निकालना है, 9 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, यही बात है ना। बस अब आप इसको सोल्व कर लो, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? LCM ऑफ 306 एंड 657, इन दो नंबर्स का LCM कहलाएगा। ओके, तो जब मैं इसको इससे कैंसिल आउट करूंगी तो मेरे पास आ रहा है 7 3, ठीक है, ये आ गया। अब मेरे पास क्या आया? 306 मल्टीप्लाई 73। जब मैं इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रही हूं तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ओके 22338। ये आ गया LCM ऑफ किस किस का? 306 और 657 का। कितना? ये हमारा आंसर है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 की पावर n है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ये बोल रहा है कि कोई, हम मान लो कोई भी नेचुरल नंबर रखते जाएं n की जगह, 1 रखेंगे, 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे रखते जाएंगे, तो क्या इसके एंड कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या उस चीज को सोल्व करने के बाद हमारा जो भी रिजल्ट आएगा उसकी लास्ट डिजिट जो एंड होगा वो 0 से होगा? ये हमें इसमें चेक करना है। ऐसा ही सेम एक एग्जाम्पल भी है जिसमें 4 की n पावर गिवन है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देती हूँ, आप एग्जाम्पल खुद ट्राई करेंगे। ओके, देखिए ये है हमारा 6 की पावर n, ऐसा गिवन है। n इज एनी नेचुरल नंबर, n कोई भी नेचुरल नंबर होगा। क्या मतलब है? देखो अगर मान लो हम नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं, तो जैसे मैंने n की जगह 1 रखा तो ये मेरे पास रिजल्ट 6 आया। 2 रखा तो क्या आएगा
36 है। ऐसे ही हम आगे रखते जाएंगे। तो ये पूछ रहा है क्या जब इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट डिजिट कहीं ना कहीं 0 आएगी, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है, वो हमें चेक करना है। लास्ट में किसी भी नंबर में 0 कब पॉसिबल है? आप एक बात देखो, 0 जैसे मान लो मेरे पास 10 है, इसमें लास्ट में 0 है, 100 लिखती हूं तब मेरे पास 0 है ना। ऐसे मैंने मान लो 1000 लिखा हमने, तब इसमें इन सब में क्या है, ये एक एग्जांपल बता रही हूं आपको, इन सब में लास्ट में जो लास्ट डिजिट है हमारी वो क्या है, 0 है ना। अब जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे, अब आप देखो ये होगा 2 × 5, यही होगा ना। जब मैं इसके फैक्टर करूं, आप फैक्टर करके देख सकते हैं, देखो 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1, यही, यानी कि ये तो थे मेरे 10 के फैक्टर। 100 के फैक्टर किए तो मेरे पास क्या आया, 2 × 2 × 5 × 5, यही आया ना। अगर मैं 1000 के जब मैं फैक्टर करती हूं, देखो जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे, आप देखो 2, फिर 2 से, फिर से 2 से, फिर 5, फिर से 5, फिर से, ठीक है। तो हमारे पास इसके 1000 के फैक्टर क्या क्या आए, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5, यही है ना। अब एक बात यहाँ नोट करने वाली वो क्या है, देखो जब ये 10 था तो मुझे एक 0 है ना इसमें, तो 2 और 5 इसका आप पेयर देखो, यानी कि हमें एक 0 के लिए कम से कम 2 और 5 का एक पेयर चाहिए होगा। 5 × 2 10 आता है। जब 5 और 2 एक साथ आते हैं तभी तो हमारी एक 0 पॉसिबल है, या फिर ऐसा हो सकता है 10 और 1 आए। अब 10 और 10 के तो फैक्टर्स ही 2 और 5 हैं। ऐसे इसमें 2 0 थी, यहाँ देखो 2 और 5 का एक पेयर ये रहा, 2 और 5 का एक पेयर, 2 पेयर है ना, तभी यहाँ 2 0 पॉसिबल हुई है। इसमें 3 0 हैं, यहाँ 2 और 5 के 3 पेयर मिलेंगे आपको, देखो एक, ये दूसरा और ये तीसरा। तो कहने का ये मतलब है अगर हमें यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए तो उसके लिए हमें 2 और × 5 ये पेयर चाहिए होता है। इतना समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं 6 की पावर n की। ओके, 6 की पावर, पहले हम 6 को देखते हैं, पावर तो कुछ भी हो उसकी, ठीक है, वो तो नेचुरल नंबर में से लेना है हमें। 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 6 के फैक्टर्स 2 × 3, इसकी पावर n है ना, इसका मतलब यही हुआ ना। तो यहाँ क्या ये 5 है, यहाँ 2 तो है, क्या ये 5 है? जब तक यहाँ 5 नहीं होगा इसके यूनिट प्लेस पे हमारा, या हम ये बोल सकते हैं एंड में जो है वो 0 नहीं आ सकता। आप समझ गए होंगे। तो इसमें हम आगे क्या लिखेंगे, या हम ये बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर 0 से एंड होता होगा तो ये पक्का 5 से डिवाइड होना चाहिए। जिसके, देखो आप ही देखो, जिसके भी एंड में 0 होता है वो नंबर कंफर्म है 5 से तो भाग होता ही है। अब इसमें देखो क्या इसके पेयर्स में 5 है, कहीं नहीं है ना, तो ये 5 से कैसे डिविजिबल होगा, नहीं हो सकता ना भाग, 5 से भाग नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है इसके जो एंड में है ना वो है 0 नहीं होगा। तो हम लिख भी सकते हैं कि इफ द नंबर कौन सा नंबर, 6 की n फॉर एनी n, ठीक है, n की कोई भी वैल्यू हो, वर टू एंड विद डिजिट 0 से कब एंड होगा उसका, अगर ऐसा हो रहा है तब वो क्या होगा, देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल होना चाहिए अगर लास्ट में 0 आ रहा है। लेकिन इसके फैक्टर्स, इसका मतलब 5 से भाग हो रहा है तो उसके फैक्टर्स में भी 5 होना चाहिए। आगे आप लिखोगे तो इसके द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n वुड कंटेन द प्राइम 5, ठीक है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ।
द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 की n would contain the prime 5 होना चाहिए उसके अंदर, लेकिन यहां से तो ये दिख नहीं रहा, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन सिक्स की पावर n, इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो है 6 की पावर n, जब n कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसमें एंड में हमारा 0 नहीं आएगा। ओके, ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। 6th क्वेश्चन में है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, हमें ये बताना है इससे जो रिजल्ट आएगा या इससे जो रिजल्ट आएगा वो एक कंपोजिट नंबर क्यों है। ओके, जब मैंने इस चैप्टर का आपको 1.2 का इंट्रोडक्शन दिया था, वहां मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। तो अभी हम इनको देखते हैं कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, ये एक पार्ट में हमारे पास ये गिवन है, एक में ये गिवन है। सबसे पहले हमें यहाँ कंपोजिट नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर्स, अब देखो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, एक होता है हमारे पास प्राइम नंबर्स, एक होते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स तो वो होते हैं जो जिनका फैक्टर सिर्फ या तो वो खुद नंबर होता है या उसके अलावा एक होता है। ओके, और प्राइम्स को छोड़ के जितने बाकी नंबर बच गए वो कंपोजिट होते हैं। यानी कंपोजिट नंबर में हम ये बोल सकते हैं ऐसे नंबर जो जिनका फैक्टर खुद नंबर और एक को छोड़ के इन दो के अलावा भी एक तीसरा कोई ना कोई फैक्टर होता है, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था, आप चाहें तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं कंपोजिट प्राइम को और भी अच्छे से समझने के लिए विद एग्जाम्पल। ओके, अब यहाँ देखो हमें ये बताना है क्या ये दोनों कंपोजिट हैं और क्यों हैं। ओके, तो अब यहाँ देखो, एक तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन गिवन है, कुछ नंबर के बीच में तो मल्टीप्लीकेशन है, कुछ के बीच में एडिशन है। तो हम पहले किसको सोल्व करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है, दैट इज बोर्डमास। हो सकता है आप सभी को इस रूल के बारे में पता हो। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ हमारे पास देखो, एक तो मल्टीप्लिकेशन गिवन है, एक एडिशन गिवन है। ठीक है, दो ही फंक्शन गिवन है। अब हमें इनमें से देखना हमें सोल्व पहले कौन सा करना है। तो पहले हमें अकॉर्डिंग टू रूल बोर्डमास पहले हमें मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करना है और उसके बाद एडिशन को। तो इन दोनों टर्म्स को हम जब सोल्व करेंगे तो पहले मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है। इनकी मल्टीप्लाई आ रही है 1001, फिर है प्लस का 13। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया 1014। ओके, यानी कि ये इसका रिजल्ट आया ना, इसको जब हमने सोल्व किया तो ये आया मेरे पास। ओके, एक बार इसको और सोल्व कर लेते हैं। जब हम इन सभी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा 5040 एंड प्लस का 5। इससे इनको ऐड करने के बाद 5045 ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये मैंने जब इसको सोल्व किया तो ये आया। हमें ये बताना था कि ये कंपोजिट नंबर हैं क्या। ठीक है, तो अब नंबर तो दोनों ये आए हैं ना इनको सोल्व करने के बाद, तो अब हम इनको चेक करेंगे क्या ये कंपोजिट नंबर्स हैं या नहीं हैं। आप इनको फैक्टर्स बनाओ इनके। तो हम 1014 को फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या आएगा 2 से 507। इसको यहीं तक रुको, आगे करने की अभी जरूरत नहीं है। ओके, और ऐसे ही हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं 5 से 1009। ठीक है, ये हमने दोनों को फैक्टराइज कर लिया है। ओके, तो यहां से
हम साफ साफ देख पा रहे हैं जो 1014 है वो डिविजिबल है 2 से एंड 5045 वो डिविजिबल है 5 से। कंपोजिट नंबर में हमें यही देखना होता है कि जो भी ये नंबर है, कोई भी नंबर है, वो कंपोजिट कब होता है, जब वो इस नंबर या एक के अलावा किसी थर्ड नंबर से भी डिविजिबल होता है। तो यहाँ भी वो डिविजिबल है, यहाँ भी डिविजिबल है। तो अब हम क्या लिखेंगे, 1014 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 5045 इज डिविजिबल बाय किससे, 5 से। ओके, तो हम ये लिख सकते हैं हैंस जो हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में 7 × 11 × 13 + 13 एंड एक क्या था 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में 5 आर कंपोजिट नंबर्स, आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो ये हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। एक सोनिया है, एक रवि है, दोनों उसका एक एक राउंड लगा रहे हैं। सोनिया उसका एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट ले रही है, जबकि रवि उसका एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट का टाइम ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मानो दोनों ने एक ही सेम पॉइंट से राउंड लगाना स्टार्ट किया एंड एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम था। ऐसे मान सकते हैं जैसे 1 बजा था, दोनों ने एक पॉइंट से खड़े होकर 1 बजे स्टार्ट कर दिया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में दोनों गए। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। पूछ रहा है कितने मिनट्स के बाद वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने लिख लिया सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ठीक है, एक राउंड कंप्लीट करने में, और रवि लेता है 12 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने में। अभी मैं आपको बोल दूं दोनों का एलसीएम निकाल लो, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं, पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि इसमें एलसीएम क्यों निकालना है हमें, वरना और कोई डेफिनेशन आएगी क्वेश्चन में और कोई स्टेटमेंट पूछेगा और आप वहां फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर द कॉन्सेप्ट। ओके, हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अभी आप देखो, मान लो ये हमारा कोई इस पाथ में, वो सर्कुलर पाथ में बोला था, मान लो वो घूम रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का। ओके, देखो सोनिया गई, रवि भी गया, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अगर अभी दोनों ने स्टार्ट किया चलना, ड्राइव कर रहे हैं, वो किसी भी चीज में हो सकता है, साइकिल कर रहे हैं या कुछ और भी। ओके, तो जैसे मान लो सोनिया और रवि दोनों गए, सोनिया तो भाग जाएगी, जैसे मान लो वो जा रही है, उसको 18 मिनट लगेंगे, लेकिन रवि उससे तेज है, वो 12 मिनट में भाग रहा है पूरा। तो सोनिया को कहीं ना कहीं रवि तो उससे पहले क्रॉस करके उससे आगे आ जाएगा, ऐसा ही है ना, क्योंकि रवि तो सिर्फ 12 मिनट ले रहा है एक राउंड पूरा करने में और सोनिया 18 मिनट ले रही है। जैसे आप देखो एक बार, मान लो सोनिया यहाँ पहुंची थी और रवि इसको पीछे से आ रहा था, क्रॉस करके और आगे निकल गया ना, रवि वापस यहाँ पहुंच गया। हमें ये देखना है सोनिया फिर धीरे धीरे आगे आएगी और फिर रवि भी ऐसे ही दोनों राउंड लगाते रहेंगे। हमें ये देखना है स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोनों फिर से कब मिलेंगे, ठीक है, यानी कि वो कम से कम टाइम बताओ जिसमें दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो जब हम एलसीएम लेते हैं उसमें भी तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं ना। अगर मैं यहाँ एचसीएफ की बात करूँ, वहां तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है हमारे पास, ठीक है ना। तो क्या हमें वो ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालना, नहीं, हमें यहाँ निकालना लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो कम से कम टाइम जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाए। इसीलिए हमें इस क्वेश्चन में यहाँ क्या निकालना होगा, एलसीएम। ओके, तो अभी करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें निकालना है
यानी वो कम से कम टाइम जब दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। इसका मतलब हमें यहाँ चाहिए क्या, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। कैसे निकालेंगे, फैक्टराइज कर लो। 2 से फिर 3 से एंड 3, यही आएगा। 12 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो ये आ गए। तो मेरे पास 18 के क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 × 3 × 3, और 12 के क्या आए हैं, 2 × 2 × 3। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एलसीएम की बात करूँ, कॉमन पार्ट एक बार, कॉमन पार्ट एक बार, और फिर सारा रिमेनिंग, यानी कि 3 और 2, यही होता है ना एलसीएम में। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगी, ये आ गया मेरे पास 36। तो दोनों एक दूसरे से 36 मिनट्स के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।